हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित तिवारी। आज का हमारा टॉपिक, जिसका हमें कई लेक्चर से इंतज़ार भी था, एंड द टॉपिक इज़ द डबल सर्कुलेशन। कई बार हम लोगों ने घुमा फिरा के थोड़ी बहुत बात आपके सामने ज़रूर डिस्कस करी है। आज का हमारा टॉपिक जो है, इसमें थोड़ी सी डिटेल में हम बात करेंगे। अभी थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज़्यादा बात करी थी, आज पूरी बात करके कंप्लीट कर देंगे। तो ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय ए फिक्स रूट थ्रू द ब्लड वेसल्स। ऐसा कहाँ होता था? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसा कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। द आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज की बात करी थी और वेन्स की बात करी थी। इन्हीं दोनों को एक एक करके हमें आपको समझाना है, जिससे कि आप बात समझ जाएं। तो एक तो है आर्टरी और दूसरा है वेन। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। देखिए, हमारे पास यहाँ पे आर्टरीज हैं, आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं, मतलब ब्लड कैरी करती हैं, और हमारे पास दूसरा वेन भी है जो ये भी ब्लड कैरी करती हैं। तो जो आर्टरीज होती हैं, इट ब्रिंग्स ब्लड या कैरी ब्लड, ब्रिंग्स ब्लड टूवर्ड्स या ऐसे लिख लीजिए, ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है। वेन्स की अगर बात करें, कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है वेन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एक खास बात और भी है आर्टरी और वेन में। वेन में वॉल्व्स होते हैं, अभी ये वॉल्व्स मैं आपको दिखा दूंगा, जबकि आर्टरी में कोई वॉल्व नहीं होता। ठीक है, एक डायग्राम से आपको यह दिखा दूंगा मैं। जो पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। अभी हम दोनों का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। आर्टरी में जब ब्लड फ्लो करता है तो हाई प्रेशर में फ्लो करता है, हाई प्रेशर में फ्लो करता है। यहां पे लो प्रेशर में फ्लो करता है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं, फिर और डिटेल में भी बात करेंगे। तो ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम। और अंदर क्या है? स्क्वैमस एंडोथेलियम। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ब्लड वेसल्स की जो लेयर बनी होती है वो किसकी बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी? स्क्वैमस की। एंड द ट्यूनिका इंटीमा, क्या नाम है? ट्यूनिका इंटीमा। ए मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया and the external layer of fibrous connective tissue with collagen fiber is known as tunica externa। तीनों सवाल अच्छे से यहीं दोबारा सुनिए। क्या? पहला, एक आपके पास लेयर है, दिस इज ट्यूनिका इंटीमा। सेकेंड इज ट्यूनिका मीडिया एंड थर्ड इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे अंदर की जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटीमा। मिडिल वाली जो आपकी है, दिस इज नोन एज मीडिया, एंड थर्ड जो सबसे बाहर है, दिस इज नोन एज एक्सटर्ना। क्लियर? दूसरा सवाल, जो आपकी ट्यूनिका मीडिया है, ये स्मूथ मसल की बनी होती है और इसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं, जबकि जो एक्सटर्ना है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर की बनी होती है। एक सवाल और बहुत पूछा गया है, ट्यूनिका मीडिया is comparatively thin in veins। ट्यूनिका मीडिया is comparatively thin in veins। डायग्राम से भी चल के दिखाऊंगा, आगे ही है जस्ट, बस अभी इसको मार्क कर लीजिए। ये जो ट्यूनिका मीडिया है, ये थोड़ी सी पतली होती है, कहाँ? वेन्स में। आइए, ये डायग्राम आपके पास है, देखिए, ये आपके पास है आर्टरी और वेन, और ये आपके पास है आर्टरी। वेन में ट्यूनिका इंटरना सबसे अंदर, देन ट्यूनिका मीडिया एंड देन ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर। ट्यूनिका इंटरना, इंटीमा कह लीजिए, मीडिया एंड एक्सटर्ना। देखिए, जो ये रेड कलर वाला दिख रहा है ना, रेड कलर वाला, रेड कलर, ये रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर इसमें थोड़ा ज्यादा है कंपेरेटिवली। कहाँ? वेन में। तो यस, ट्यूनिका मीडिया जो आपकी है, ये थोड़ा सा ज्यादा मोटी है कंपेरेटिवली इन वेन। तो आर्टरी में मोटी है, यानी वेन्स में पतली है। ठीक है। कुछ सवाल इस डायग्राम को देख के भी कर सकता हूं मैं। आर्टरी में ल्यूमेन नैरो है, ठीक है ना, यहाँ का ल्यूमेन थोड़ा सा कम है, यहाँ का ल्यूमेन कम है,
यहाँ का ल्यूमेन मोर है, थोड़ा ज़्यादा है। जितना दिख पाए उतना तो देख ले, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई बात होने वाली है नहीं। आर्टरी में प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर आप कह लीजिए, ज़्यादा होता है, सिस्टोलिक वाला होता है। वेन में प्रेशर, चूंकि स्पेस मिल जाता है ना, स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होगा, वो ब्लड जो मूव करेगा वो कम प्रेशर में मूव करेगा, या डायस्टोलिक वाला मूव कर लीजिए, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बात मैंने आपसे और भी कही थी, देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि वॉल्व होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट इन द वेन्स, क्योंकि पैर से नीचे, आपके पैर के पंजे से हार्ट तक ब्लड लाना है, तो ब्लड कैसे ऊपर आएगा? ये वॉल्व, ब्लड थोड़ा सा जो ऊपर आ जाता है वो वाल्व रोके रखता है, बैक नहीं जाने देता। ये सवाल एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन कभी प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जबकि आर्टरी के ब्लड वेसल्स में कहीं भी आपको वाल्व नहीं मिलेगा। आप जब भी कहीं अंदर देखिए, कहीं कोई वाल्व नहीं है। यहाँ पे वाल्व है, क्योंकि बहुत नीचे से ब्लड लेके आना है, बहुत मुश्किल से ब्लड आता है, बहुत अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके आना है, तो वाल्व इसमें थोड़ा सा असिस्ट करेगा। तो वेन के बारे में, इसकी वाल्व, इसकी ट्यूनिका मीडिया पतली होती है, ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाता है, इसमें वाल्व होते हैं, है ना। इसमें जो डायामीटर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो ल्यूमेन का डायामीटर है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट आइए, एज मेंशन्ड अर्लियर, ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल। हम पहले आपको बता चुके हैं, ब्लड जो आपका है ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ दिया जाएगा? राइट वेंट्रिकल से पंप किया जाएगा, पंप बाय राइट वेंट्रिकल, और ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, राइट वेंट्रिकल से जाएगा कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर? और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से ये कहाँ पहुँचेगा? किसके पास जाएगा? लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स से फिर ये पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में वापस आएगा। एक केस तो हमारा ये हो गया। राइट वेंट्रिकल, मिट गया बेटा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? यस, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स से ब्लड पल्मोनरी, ये सब पीछे बता चुका हूं, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस आएगा हार्ट को। एक केस तो हमने आपको ये पढ़ाया था। दूसरा, एक सर्कुलेशन हमारा हो गया, एक ये। दूसरा क्या था हमारा सर्कुलेशन? याद करिए, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये किसको भेजेगा ब्लड? बॉडी टिश्यू को। आगे ये बात आपको मिलेगी, मैं पहले पूरा कर दूं। तो एज मेंशन्ड अर्लियर, ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल enters to pulmonary artery where left ventricle pump blood into the aorta। हाँ, बॉडी टिश्यू को देने से पहले जाएगा तो एओर्टा से ही ना, तो वो भी लिख लो। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे ब्लड एओर्टा के थ्रू किसके पास जाएगा? बॉडी टिश्यूज के पास जाएगा। ठीक है, तो यस, where the left ventricle pump blood into the aorta, the deoxygenated blood pumped into pulmonary artery is passed on the lungs from where oxygenated blood is carried by the pulmonary vein to the left atrium। अब यह मैंने हार्ट कह दिया, हार्ट मतलब लेफ्ट एट्रियम ही किसके पास आएगा? लेफ्ट एट्रियम ही आएगा। अच्छा, तो ये जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के पास जो ब्लड जाएगा ये कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद जब ये लंग्स में पहुंचेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा, और यहाँ कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। और किसके पास जाएगा? लेफ्ट एट्रिया। फिर ये चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के थ्रू ब्लड बॉडी टिश्यू में जाएगा। दिस पाथवे कंसिस्ट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से कहां? ध्यान से सुने, कहां से कहां? आज रटना नहीं है, आज समझना है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास गया, और लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया में आया। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। रटना नहीं है, एक सर्कुलेशन हो गया। हम पढ़ रहे हैं डबल सर्कुलेशन ना। ये देखिए, राइट एट्रिया से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू
लंग्स के पास गया, लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आया, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से किसके पास? लंग्स के पास। राइट वेंट्रिकल से, एक मिनट बेटा, राइट वेंट्रिकल बिल्कुल समझना है, बिल्कुल रटना नहीं है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास, और लंग्स से फिर किसके पास? लेफ्ट एट्रिया के पास। यही हमारा है। यहां पे बहुत अच्छे से बात को समझना, बहुत आसान सा टॉपिक है, बट थोड़ा सा लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। राइट वेंट्रिकल से, ये देखिए, राइट वेंट्रिकल से, यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स में वाया पल्मोनरी आर्टरी, वाया पल्मोनरी आर्टरी। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स से, ये देखिए, लंग्स से वापस आ रहा है वाया पल्मोनरी वेन। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहलाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये हमारा हो गया एक सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन देखिए ध्यान से, वो क्या है? ये देखिए, दूसरा सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके पास जाएगा? बॉडी को जाएगा, और बॉडी से आएगा राइट एट्रिया में। ध्यान से सुनना, ये भी बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा वाया एओर्टा, और बॉडी से राइट एट्रिया में आएगा वाया वेना केवा। ठीक है, वाया वेना केवा। दिखा देते हैं आपको। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड डार्सल एओर्टा के थ्रू, यानी एओर्टा के थ्रू कहां गया? बॉडी पार्ट्स को गया, और बॉडी पार्ट से वाया वेना केवा, दिस इज ग्रेट वेना, बेन के पप्पा का नाम है ये वेना केवा, पहुंच गया कहां? राइट एट्रिया के पास। दिस इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये आपका सेकेंड वाला हो गया। तो ये हमारा हो गया डबल सर्कुलेशन। समझ में बात आई या नहीं? आ गई? ठीक है, इतना नोट कर लेना। ये हमारा है वेन, और ये हमारा है आर्टरी। इसके बारे में हमने थोड़ी बात करी थी, थोड़ी फिर करेंगे। वापस चलिए, एक पॉइंट हो गया। दूसरा ध्यान से सुनना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वाया एओर्टा किसके पास जाएगा? बॉडी के पास जाएगा, और बॉडी से किसके पास आएगा? राइट एट्रिया के पास वाया वेना केवा, वेना के पप्पा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरिंग द एओर्टा इज कैरिड बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टरी, आर्ट्रियोल एंड कैपिलरीज। अभी इस पर बात करूंगा मैं कि ये कैसे जा रहा है, थोड़ी सी बात आपको अभी बता दूंगा। टू द टिश्यू, and from where deoxygenated blood is collecting from the system of the venule, vein and vena cava, emptied in the right atrium. This is called systemic circulation. क्या बोला मैंने? फिर से सुने, ध्यान से हाईलाइट करके चल रहा हूं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरिंग द एओर्टा कैरिड बाय द, कहां से आया? लेफ्ट वेंट्रिकल से। किसके पास गया? एओर्टा के पास, देन आर्टरीज के पास, देन आर्ट्रियोल के पास, देन कौन मिलेगा? कैपिलरीज। उसके बाद कौन मिलेगा? ध्यान से सुनना, टिश्यू से फिर वहां से एक्सचेंज होगा। वेन्यूल लेगा ब्लड, उसके बाद वेन्स को मिलेगा, फिर वेना केवा को मिलेगा, और फिर राइट एट्रियम को मिलेगा। ये एक ऐसी चीज गायब छुपा के एनसीईआरटी ने लिख दी जो आपको थोड़ी मुझे समझानी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक। अभी हमारा पूरा फोकस कहां है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में और पल्मोनरी सर्कुलेशन में। बच्चों, आपने सुना होगा लेब्रा, लेब्रा सुना है? लेब्रा, इसी से याद कर लेना, लेब्रा से याद कर लेना। एलवी एंड लेब्रा, ये हमारा कौन सा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन है। कौन सा वाला? सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेब्रा से, एलबी आर ए, लेब्रा। और यहां रेड वेंट्रिकल से शुरू होकर के लेफ्ट एट्रिया तक आ रहा है, ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है। 80% बच्चों को याद नहीं होता, मैं पहले बता दे रहा हूं। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू and takes CO2 and other harmful substance away from the elimination. Systemic circulation का टारगेट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स लेके जाना और टिश्यू को देना, बदले में CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस को लाना और उसको एलिमिनेट कराना वाया लंग्स। ये यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द अब बस रुकना है यहाँ पे,
इसके आगे की बात अभी कुछ और है, ध्यान से सुनना, एक बात अभी और पढ़ानी है, ये पूरा मिटाने जा रहा हूं। एक बात रह गई थी क्या, जो हमारा एओर्टा होता है, एओर्टा काफी चौड़ा सा होता है। एओर्टा के बाद जो हमारा ब्लड जाता है वो थोड़ा और पतला यानी कम डायमीटर, आप नेट पे सर्च कर लेना, कम डायमीटर वाले स्ट्रक्चर को जाता है, दिस इज नोन एज आर्टरीज। उसके बाद और पतली नली है जिसका नाम है आर्ट्रियोल, और उसके बाद एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम है कैपिलरीज। कैपिलरीज वो स्ट्रक्चर है जहां पे आर्टरी और वेन या आर्ट्रियोल और वेन्यूल दोनों मिलते हैं, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, जैसे ये मान लीजिए हमारा स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, और इधर कौन मिलेगा, मान लीजिए ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इधर का हमारा है मान लीजिए वेन का पार्ट, इधर हमारा आर्टरी का पार्ट, दोनों जब मिलते हैं दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है ना, दोनों आपस में जुड़ते हैं, बात को समझना है। ये हो गया कैपिलरीज। अब कैपिलरीज से हमारी मुलाकात, कैपिलरीज फिर किसको ब्लड देगा, वेन्यूल को देगा। किसको देगा, ध्यान से देखना, वेन्यूल को देगा। फिर उसके बाद वेन्स को मिलेगा, फिर वेना केवा को मिलेगा। ये पूरा चार्ट मैं आपको बना के दिखाऊं, एक सेकेंड। देखिए, सबसे पहले हार्ट को ब्लड मिला, हार्ट ने किसको दिया, एओर्टा को दिया, एओर्टा ने किसको दिया, आर्टरी को दिया, आर्टरीज ने किसको दिया, आर्टेरियोल को दिया, आर्ट्रियोल ने किसको दिया, कैपिलरीज को दिया, कैपिलरीज ने किसको दिया, वेन्यूल को दिया, वेन्यूल ने किसको दिया, वेन को दिया, वेन ने किसको दिया, वेना केवा को दिया। ये सब एनसीईआरटी ने लिखा है। और वेना केवा ने किसको दिया, हार्ट को दिया। ये पूरा सर्कुलेशन है भैया, हार्ट, देन एओर्टा, देन और कम चौड़ा आर्टरीज, उससे कम चौड़ा आर्ट्रियोल, बहुत लीस्ट कैपिलरीज, उससे थोड़ा ज़्यादा वेन्यूल, उससे थोड़ा ज़्यादा वेन, उससे थोड़ा और चौड़ा वेना केवा। ये पूरा सर्कुलेशन है। हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड इसी नेटवर्क से, इसी ब्लड वेसल्स के इसी जाल से फैला रहता है। ये बात याद रख लेना, ठीक है। चलो, पूरी बात खत्म हो गई, सर्कुलेशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। थोड़ी सी बात और चल के पूरा कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं पूरा मिटाने जा रहा हूँ, अब आपको बात पूरी समझ में आ गई है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा है वेन और ये हमारा है आर्टरी। मैं कई बार बता चुका हूँ। डायमीटर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, वॉल जो है वो थोड़ी मोटी ज़्यादा है, प्रेशर इसमें थोड़ा ज़्यादा है। ये हमारा कैपिलरीज है। कैपिलरीज के बारे में 3 सवाल, कैपिलरीज के बारे में 3 सवाल। पहला, मेड अप ऑफ ओनली इंडोथीलियम, सिर्फ और सिर्फ किसका बना होता है, इंडोथीलियम का बना होता है। दूसरी बात, इसमें मैक्सिमम सरफेस एरिया होता है, मैक्सिमम सरफेस एरिया होता है, एक्सचेंज भी तो करना है ना। और तीसरी बात, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। तो कैपिलरी सबसे छोटी ब्लड वेसल है, मैक्सिमम सरफेस एरिया होता है, और सिर्फ यहाँ पे इंडोथीलियम होता है। प्रत्येक ब्लड वेसल्स का जो बना होता है वो किसका बना होता है, यस, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ये बात याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, वेना केवा का दूसरा नाम ग्रेट वेन। अब दूसरी बात करने चल रहा हूं, वो जरा देखिए, वो क्या है। कह रहे हैं ए यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर। एक नया ट्रैक सिस्टम और देखने को मिल रहा है, यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर में है, जिसे हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हमारा मान लीजिए ये लीवर है,
लीवर को ब्लड मिलता है वाया गट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब गट आप कह सकते हैं। लीवर को और भी ब्लड देता है, दिस इज नोन एज हिपैटिक आर्टरी। कौन? हिपैटिक, एक सेकंड बेटा, दिस इज नोन एज हिपैटिक आर्टरी। भाई लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो दिस इज हिपैटिक आर्टरी। ये अभी आपको मैंने पढ़ाया है। कौन, कहां से आएगा ब्लड? ये हार्ट से ब्लड आएगा। कैसा ब्लड होगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। उसके बाद लीवर से जो ब्लड जाएगा वो कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। कौन ले जाएगा? जाहिर सी बात है, वेन ले जाएगा, हिपैटिक वेन। अब एक बात और है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी आता है और ये लीवर के थ्रू फिर हार्ट को जाता है। यहां कौन है? हार्ट। दिस इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिब्रेट्स में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है। क्या? द पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल वेन carry blood from intestine to the liver before it delivered to the systemic circulation। मतलब ये इस हिपैटिक वेन को ब्लड दे, हिपैटिक वेन को दे, उसके पहले किसको दे देता है? लीवर को देता है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड दिस इज द लीवर। लीवर को गट से ब्लड मिल रहा है और वो भी कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। कौन दे रहा है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये यूनिक कनेक्शन यहां पे दिया गया है, बेहतरीन कनेक्शन है। दिस इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जिसमें गट से ब्लड लीवर को मिलता है आगे भेजने के पहले ही। स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड। कोरोनरी सिस्टम मतलब भैया हार्ट को भी तो सप्लाई चाहिए, तो हार्ट को जो ब्लड, मतलब हार्ट को खुद को अपने इस्तेमाल के लिए, कार्डियक मसल्स को जो ब्लड देगा, दिस इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। और जो हार्ट से ब्लड अपने खुद की मसल से, अपने खुद के बॉडी से, खुद के स्ट्रक्चर से ब्लड जो देगा हार्ट के चैम्बर को, समझ रहे ना? दिस इज कॉल्ड कोरोनरी वेन। तो कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। तो कोरोनरी सिस्टम, ध्यान से सुना, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है गट और लीवर के बीच में। कोरोनरी सिस्टम है खुद के कार्डियक मस्कुलेचर के लिए, अपने लिए भी तो जरूरत पड़ेगी ना सर, तो उसकी जरूरत कैसे पूरी होगी? उसको भी तो हमें समझना है। वो कौन समझेगा? वो भी तो हमें ही पूरा करना है, समझ रहे ना? तो यस, कोरोनरी सिस्टम भी होता है जो बहुत अहम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा? चलो अब आइए, नेक्स्ट टॉपिक पूरा हो चुका है। यहाँ पे हमने आर्टरी और वेन में डिफरेंस भी बता दिया है, किसमें प्रेशर ज़्यादा है, किसमें प्रेशर कम है, किसमें डायमीटर कम है, किसमें डायमीटर ज़्यादा है, एंड सो ऑन। आइए, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, यानी कि ये ऑटो रेगुलेटेड है। जो नॉर्मल एक्टिविटी है ये क्या है? ऑटो रेगुलेटेड है। बाई नोडल टिश्यू, नाम पढ़ा चुका हूं मैं, एसए नोड, एबी नोड, एंड हेंस द हार्ट इज मायोजेनिक। यहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम, कोई नर्व इन्वॉल्व नहीं है। हमने पहले भी कहा था मायोजेनिक, आपको मैंने लास्ट लेक्चर पे पढ़ाया था। तो हमारा हार्ट कैसा है? ह्यूमन का हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है। क्योंकि यहाँ पे ये सेल्फ रेगुलेटेड है। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट है, कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन। तो मेडुला ऑब्लांगेटा में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है जिसे हम एएनएस कहते हैं। क्या कहते हैं? एएनएस। और इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक सिस्टम है और दूसरा एक पैरासिम्पैथेटिक है। दोनों आपको दिख जाएगा, दोनों से आपका सवाल पूछा जाता है। तो एक है हमारा सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल। जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल है ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है और जो पैरासिम्पैथेटिक है ये हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है या नॉर्मल कर देता है, आप समझ सकते हैं। जो बढ़ा देता है दिस इज कॉल्ड टेकिकार्डिया, जिसे हम टैकिकार्डिया बोलते हैं, और जो घटा देता है दिस इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया।
ब्रेडिकार्डिया, और घटा बढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। अभी आगे बात करते हैं। कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द एएनएस, ऑटोनॉमिक न्यूरल नर्वस सिस्टम, खूब पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर चैप्टर्स में। न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्व्स, पार्ट ऑफ एएनएस है ये। कैन इंक्रीज, मार्क कर लीजिएगा, कैन इंक्रीज, यस मार्क कर लें। तो जो आपका एएनएस का पहला पार्ट है, दिस इज नोन एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपका क्या करेगा? हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, और जो दूसरा वाला है वो हार्ट बीट को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, दिस इज कॉल्ड, नोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया। स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, देयर बाई कार्डियक आउटपुट अल्टर्ड, चेंज हो जाएगा, पुरानी बात, मार्क करिए आके, हाईलाइट कर देते। तो न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द हार्ट बीट, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, इससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो इमरजेंसी हो, कोई ज़रूरत हो, कोई एक्सरसाइज हो, तो उस समय कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। एएनएस में सिंपैथेटिक नर्व्स के द्वारा हार्ट बीट बढ़ जाती है और ओवरऑल कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। अनदर हैंड, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस, डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, घटा देता है। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को घटा देता है, ओवरऑल कार्डियक आउटपुट को घटा देता है। ध्यान रखिएगा, इसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। दिस इज ब्रेडिकार्डिया। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। तो हार्ट बीट का बढ़ जाना ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हार्ट बीट का घट जाना ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपने एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन का नाम पढ़ा होगा। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन मतलब इपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। कभी भी जब इमरजेंसी पड़ती है, अचानक हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें कौन देता है? वो टैकीकार्डिया से मिलता है, टैकीकार्डिया से मिलता है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। एएनएस तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, सिंपैथेटिक तो बढ़ाएगा, लेकिन एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? अगर आपकी इतनी बात क्लियर हो गई हो तो फिर हम आगे भी आपसे और बात थोड़ी सी करें। चले आइए नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं? पहला, हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन इज अ टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट हायर देन द नॉर्मल। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी इसे बोलते हैं, और इसको मापते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर से। स्फिग्मो मैनोमीटर मशीन का नाम है जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो यस, 120/80, जो 120 यहां पे है, दिस इज द सिस्टोलिक प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन वाला, और जो 80 है, यह डायस्टोलिक प्रेशर या रेस्टिंग प्रेशर है। तो इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, इज अ सिस्टोलिक, एंड या पंपिंग प्रेशर आप कह सकते हैं, पंप करते हैं जब वेंट्रिकल के द्वारा, एंड 180 इज द डायस्टोलिक प्रेशर या रेस्टिंग प्रेशर कहा जाता है। तो 120 इज द सिस्टोलिक, 80 इज द डायस्टोलिक। इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल, अगर लगातार चेक करा जाए, कई बार चेक किया जाए, और 140/90 या उससे ज्यादा आए, दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। लेकिन याद रखिएगा, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड चेकअप। अगर बार बार चेक किया जाए और लगातार 140/90 आ जाए या उससे ज्यादा आए, तो दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, बहुत बार पूछा गया सवाल ये, दोनों ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली भी, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू द हार्ट डिजीज एंड आल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। जो हाई ब्लड प्रेशर है बच्चों, ये क्या करता है? हाई ब्लड प्रेशर ये वाइटल ऑर्गन को प्रॉब्लम कर सकता है, हार्ट डिजीज क्रिएट कर सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू द हार्ट डिजीज। हाई ब्लड प्रेशर के होने से हार्ट में डिजीज हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन और किडनी, जो हमारे बहुत मुख्य अंग हैं,
इनको भी प्रभावित कर सकता है। तो हाइपरटेंशन कब होगा? जब नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा होगा। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 120/80। सिस्टोलिक अपान डायस्टोलिक ही लिखते हैं, 80/120 नहीं लिखा जाता, वो गलत है। दूसरी अगर बात करी जाए तो वो भी याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, इफ रिपीटेड चेकअप इज कंटिन्यू देन हाइपरटेंशन पक्का। और इससे क्या होगा? हार्ट डिजीज हो सकती है, वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी मे बी डैमेज्ड। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अगेन। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये क्या है? जाहिर सी बात है, ये हार्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज की बात कर रहे होंगे। ध्यान से पहले ही पॉइंट को समझ लो, हार्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा सुनिए, होता क्या है, मान लीजिए ये कोई ब्लड वेसल है, हार्ट की कोई ब्लड वेसल है, और यहाँ पे मान लीजिए किसी चीज़ का डिपोजिशन हो गया। किसी चीज़ का मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया, फैट का डिपोजिशन हो गया, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, इसीलिए कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल या कोई भी फाइब्रस टिश्यू। तो जाहिर सी बात है, जो ल्यूमेन होगा, जो ल्यूमेन होगा, ये जो ल्यूमेन है, ये जो यहां इतना चौड़ा है, ये ल्यूमेन जाहिर सी बात है सकरा हो जाएगा। तो ल्यूमेन नैरोवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूमेन क्या हो जाएगा? नैरोवर हो जाएगा। जाहिर सी बात है समस्या होगी। यस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एथेरोस्क्लेरोसिस नोट कर लेना, दिस इज एथेरोस्क्लेरोसिस। मैं उतनी ही बात करूंगा जितनी आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल्स सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, और हार्ट मसल को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। इट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू व्हिच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नैरोवर। समझ पा रहे ना? डायग्राम बना लीजिएगा क्यों ऐसा हुआ है। तो यस, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गए हैं। अक्सर आपने सुना होगा हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, तो यही वो ब्लॉकेज है। इसी ब्लॉकेज को बाईपास सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है या दूसरी आर्टरी को लाके जोड़ दिया जाता है, और सप्लाई प्रॉपरली पहुंचती रहती है और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आती। एक आपने और सुना होगा, अगर आप कहें तो ये मैं मिटा दूं। यस, मैं मिटा देता हूं, फिर बात करता हूं। आपने एक सुना होगा सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट, सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसका नाम है एक्चुअल में ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज, इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन की, उसमें ब्लड वेसल्स के बाहर यहां पे हार्डनिंग हो जाती है। क्या हो जाता है एक्चुअल में? हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हो जाती है। जो आर्टरी है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। और इसके हार्ड होने से इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। ये मैं ब्रेन हैमरेज की बात कर रहा हूं, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड सीबीए। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सीएडी है, सीएडी पढ़ाया था पीछे आपको, ये सीबीए है। इसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। जस्ट गो ऑन अ गूगल, दिस इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। और ब्रेन, अब ये आर्टरीज जब हार्ड हो जाती है तो इलास्टिसिटी इसकी जब खत्म हो जाती है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो ये फट जाएगी, और इससे ब्रेन हैमरेज हो जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था, मैंने इसको भी आपके साथ डिस्कस किया। यस, नेक्स्ट आइए, एंजाइना। एंजाइना, यहाँ पे सीधी सीधी लाइनें, अब जो भी बातें हैं सीधी सीधी हैं। एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है इसको। इस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करने जा रहा हूं। ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, एग्जैक्ट एक जगह बड़ा तीखा दर्द होता है। एक्यूट चेस्ट पेन अपेयर व्हेन नो ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, जब हार्ट मसल को पर्याप्त ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो एक तीखा सा एकदम पेन होता है, एक जगह पे पिन पॉइंटेड दर्द होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपेयर वेयर नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। एंजाइना कैन अकर्स इन men and women of any age, but is more common among the middle aged and elderly.
मिडिल एज में या थोड़ा सा एल्डर होने पे ये ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना। मैन और मेन दोनों में कॉमन है। इट इज अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो की वजह से ही होता है ये। ओवरऑल एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एक्यूट चेस्ट पेन है, बहुत एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर पिन पॉइंटेड दर्द होता है जहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं पहुंची। मैन और मैन किसी में भी हो सकता है, किसी एज में भी हो सकता है, लेकिन मिडिल एज में और एल्डर एज में ज़्यादा कॉमन है। क्लियर? इसमें कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट लास्ट आपका है हार्ट फेल्योर। यहाँ पे हमारे पास कई वर्ड आएंगे, मुझे हर वर्ड एक्सप्लेन करना है। एक है हमारा हार्ट फेल्योर, एक वर्ड और इसी में आएगा हार्ट अटैक, एक वर्ड और आता है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, इनको एक साथ समझना है तीनों। देखिए, जो कार्डियक अरेस्ट होता है यानी हार्ट स्टॉप बीटिंग, आपका हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर दे, ठीक है। दूसरा हार्ट अटैक, ये क्या है? जब हमारी हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाए, हार्ट मसल सडन डैमेज, सडन डैमेज क्यों? अपर्याप्त ब्लड सप्लाई की वजह से। इनएडुकेट ब्लड सप्लाई मतलब पर्याप्त ब्लड जब ना मिले तब, पर्याप्त ब्लड ना मिले तब की बात है ये। अब आइए पढ़ लेते हैं। हार्ट फेल्योर मींस, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। देखिए, फेल कोई कब होता है? जब 100 में 33 नंबर नहीं पाता तब। ऐसा थोड़ा ना 28 भी नहीं पाता, हो सकता है 28 पाके फेल हो गया हो। तो यस, ये सवाल बेहद आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सवाल आपका क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि हार्ट फेल्योर मींस स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि जब ब्लड पर्याप्त मात्रा में जितनी जरूरत है पंपिंग की उतनी पंपिंग ना कर पाए, एंड दिस इज कॉल्ड हार्ट फेल्योर। मार्क कर लीजिएगा। यस, हार्ट फेल्योर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली, पर्याप्त मात्रा में जब ब्लड को ये पंप नहीं कर पाता तो हार्ट फेल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये ब्लड को पंप ही नहीं कर रहा है लेकिन कम कर रहा है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। ये किसकी वजह से है? लंग्स की वजह से है। बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज। लंग्स के दबने की वजह से, लंग्स दबा देगा कहीं हल्का सा, छोड़िए, कंजेशन ऑफ लंग्स याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। कंजेशन ऑफ लंग्स ये मेन रीजन है हार्ट फेल्योर का, ठीक है। तो हार्ट फेल कब होता है? जब पर्याप्त मात्रा में सप्लाई ना कर पाए ब्लड का। लेकिन याद रखिएगा, हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट का फेल होने का मतलब कार्डियक अरेस्ट नहीं होता। हार्ट फेल होना अलग बात है, और कार्डियक अरेस्ट का मतलब व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट बीट करना, धड़कना बंद कर दे तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट अटैक क्या होता है? व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड, और कब? जब पर्याप्त ब्लड सप्लाई ना मिलती है, इनएडुकेट ब्लड सप्लाई यानी अपर्याप्त ब्लड सप्लाई हो। अचानक आप देखो हार्ट पकड़ के लोग बैठ जाते हैं, मतलब क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया। पता भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, हार्ट अटैक हो गया, अचानक हार्ट अटैक होता है, ठीक है। तो हार्ट फेल्योर में पर्याप्त ब्लड पंप नहीं कर पाता हार्ट। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट काम करना बंद कर देता है, स्टॉप बीटिंग, खेल खत्म, पैसा हजम। हार्ट अटैक में अचानक कुछ मसल्स डैमेज हो जाती हैं, और आपने अक्सर देखा होगा हार्ट अटैक हुआ लेकिन बच गए, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, अब कोई तकलीफ नहीं है। तो बच्चों, ये हुई हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के डिजीज की बात। तो ये आपका पूरा चैप्टर पूरा हो गया है। रिवाइज करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएं, आपको जरूर समझ में आएगा कि आपने एक्चुअली पढ़ा क्या है। अगले चैप्टर हम बात करेंगे एक्सरे प्रोडक्ट ऑन देयर एलिमिनेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।